हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11 एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर एकक 1। एकक 1 है आपका रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का पढ़ने का उद्देश्य जो हमारा होगा वो यहाँ पे आप देखें उद्देश्य में दिया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या जानकारी मिलेंगी यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर इकाई 1। वैज्ञानिक ने क्या लिखा है? रसायन विज्ञान जो है वह अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। ठीक है, रसायन विज्ञान क्या है? तो अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है बल्कि उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। ठीक है, आप जानते हैं कि तत्व जो है आवर्त सारणी में तत्वों के बारे में आप पढ़े हैं जो 100 से अधिक हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान जो है वह उन केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है बल्कि उनसे बनने वाले जो असंख्य प्रकार के अणु हैं उनका भी रसायन क्या है? विज्ञान होता है। तो रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है बल्कि उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। यह बात जो है रोअल्फ हॉफमैन ने कहा था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को, अच्छे से आप भी समझिएगा। विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, मानव के द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में आप विज्ञान को देख सकते हैं। तो विज्ञान को आप किस रूप में देखेंगे? तो विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में जाना कि हम प्रतिदिन प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों और उनमें परिवर्तनों को देखते हैं। ठीक है, आप जो है आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था पिछले क्लास में कि प्रतिदिन जो है प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों और उनमें परिवर्तन होता है जिसको आप देख सकते हैं। दूध से दही बनना, लंबे समय तक गन्ने के रस को रखने पर उससे सिरका बनना, लोहे में जंग लगना परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, दूध से दही बनना यह आप एक दिन में देख सकते हैं, 12 घंटे बाद आप देख सकते हैं। ठीक है, गन्ने के रस को आप रखेंगे सिरका बनने में काफ़ी समय लगेगा, उसको कई दिन लग जाएंगे। लोहे के जंग लगने में महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो जिन्हें हम बहुत बार देखते हैं। आप सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, अध्ययन की सुविधा हो इसके लिए विज्ञान को कई शाखाओं में बांटा गया है, जैसे रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संश्लेषण संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है रसायन कहलाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है रसायन कहलाता है। ठीक है, तो यह था एकक 1 रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में, परिचय के बारे में आपने देखा। अब आपकी हेडिंग है रसायन विज्ञान का विकास। रसायन विज्ञान का विकास के बारे में आपको पढ़ना है। रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ? रसायन जैसा आप आज हम इसे समझते हैं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। ठीक है, जो केमिस्ट्री है जैसा आज हम इसे समझते हैं यह बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया जाता बल्कि यह 2 रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा है। ठीक है, तो रसायन का अध्ययन जो है केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया जाता है बल्कि यह 2 रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा है। वह रोचक वस्तु कौन थी जिसके खोज के कारण रसायन विज्ञान पर अध्ययन होना शुरू हुआ?
पहला जो था वो कि पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता है, ठीक है। दूसरा था अमृत, जिससे अमृत प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यह दो रोचक वस्तुएं हैं जिनके खोज के कारण, ठीक है, रसायन विज्ञान जो है इसके ज्ञान के लिए किया गया। रसायन विज्ञान का खोज जारी हुआ, क्योंकि अगर पारस पत्थर बन जाए तो उससे लोहे और तांबे जैसी धातुएं सोने में बदल सकती हैं। अमृत अगर मिल जाए तो व्यक्ति जो है अमृत प्राप्त हो जाएगा। तो इन चीज़ों की खोज के लिए जो है रसायन अध्ययन जो है और इसके ज्ञान के बारे में लोग ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना शुरू किए। पुरातन भारत के लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत पहले से अनेक वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो आधुनिक विज्ञान है इसमें जो भी जानकारियाँ दी गई हैं, इन बातों की जानकारियाँ जो है वह प्राचीन भारत के लोगों की थी। पुरातन भारत के लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत पहले से अनेक वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी थी। वह उस ज्ञान का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करते थे, ठीक है। तो पुरातन भारत के लोग जो हैं आधुनिक विज्ञान आने से पहले अनेक वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जानते थे और उसका उपयोग जो है अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करते थे। रसायन का विकास प्रमुखतः 1300 से 1600 सीई में कीमिया और औषध रसायन के रूप में हुआ था, ठीक है। रसायन विज्ञान का जो विकास है वह मुख्यतः 1300 से लेकर 1600 सीई में कीमिया अर्थात एल्केमी और औषध रसायन के रूप में हुआ था, ठीक है। आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में, ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री ने, आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्केमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया, जो यूरोप में अरबों द्वारा लाई गई थी, ठीक है। तो आधुनिक जो रसायन है, मॉडर्न केमिस्ट्री है, यह 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्केमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया, जो यूरोप में अरबों के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। अरब के लोग जो हैं यूरोप में इसको लाए थे एल्केमी परंपरा को, जिसके कारण आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरी संस्कृतियों विशेषकर चीनी और भारतीयों में अपनी अलग अलग एल्केमी परंपराएं थीं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं चीन की जो प्रोसेस था वो अलग था और भारत का जो प्रोसेस था वह अलग था। तो दूसरी संस्कृतियों विशेषकर चीन और भारत की अगर तुलना की जाए तो इन दोनों का अपनी अपनी अलग अलग एल्केमी परंपराएं थी, नियम और सिद्धांत थे, जिनमें रासायनिक प्रक्रम और तकनीक की जानकारी अधिक थी। पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रस क्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था, ठीक है। पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रस क्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था। इनमें धातु कर्म, औषध, क्रांतिवर्धक, कांच, रंजक इत्यादि सम्मिलित थे, ठीक है। पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रस क्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था और इनमें धातु कर्म, औषध, क्रांतिवर्धक, कांच, रंजक इत्यादि शामिल थे। सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा में की गई योजनाबद्ध खुदाई से सिद्ध होता है कि भारत में रसायन के विकास की कहानी बहुत पुरानी है, ठीक है। भारत में रसायन की विकास की जो कहानी है वह बहुत पुरानी है। इस बात का प्रूफ जो है सिंध में मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है और पंजाब में हड़प्पा की जो खुदाई की गई थी उससे यह सिद्ध होता है, यह जानकारी हमें मिलती है कि भारत में रसायन का विकास
की कहानी बहुत पुरानी है। पुरातात्विक परिणामों से पता चलता है कि निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग होता था। ठीक है, जो भी पुरातत्व प्रमाण हैं उनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि निर्माण के लिए उस समय पक्की ईंटों का उपयोग होता था और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। उस समय मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। इसे प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम माना जा सकता है, जिसमें वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थ को मिलाकर ढाला और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था। ठीक है, तो प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम आप इसे मान सकते हैं क्योंकि इसमें वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थों को मिलाकर ढाला और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था। मोहनजोदड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं निर्माण कार्य में जो सीमेंट यूज हुआ है वो जिप्सम सीमेंट है, उसमें जिप्सम भी मिला हुआ है। तो निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया है, जिसमें चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया गया है। ठीक है, तो जो भी निर्माण कार्य वहाँ मिले उसमें यह हमें जानकारी मिली कि जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया है, जिसमें चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया गया है। हड़प्पा के लोग फेंस बनाते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वह फेंस बनाते थे, जो एक प्रकार का कांच होता है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग जो हैं फेंस बनाते थे, जो एक प्रकार का कांच है और जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता था। वह सीसा, चांदी, सोना और तांबा जैसी धातुओं को पिघलाकर और खोरजन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हड़प्पा के जो लोग थे वे सीसा, चांदी, सोना, तांबा जैसी धातुओं को पिघलाकर और खोरजन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। वह टिन और आर्सेनिक मिलाकर शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता सुधारते थे। ठीक है, टिन और आर्सेनिक मिलाकर शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता को सुधारते थे। दक्षिण भारत में मस्की तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर और तक्षशिला में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में मस्की 1000 से 900 BC और उत्तर भारत में हस्तिनापुर और तक्षशिला 1000 से 200 BC में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कांच और ग्लेज को रंगने के लिए धातु के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। कांच और ग्लेज को रंगने के लिए उस समय धातु के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। ठीक, भारत में तांबे के धातु कर्म का प्रारंभ उपमहाद्वीप में ताम्र युग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। भारत में तांबे का जो उपयोग है वह धातु कर्म का प्रारंभ जो है उपमहाद्वीप में ताम्र युग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। तो जब ताम्र युग शुरू हुआ था उसी समय से भारत में तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं जिनसे इस मत को बल मिलता है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई थी। ठीक है, तो अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण का जो तकनीक है वह भारत में ही विकसित हुई थी। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BC में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BC में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। उत्तर भारत के काली पालिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सकता और अब भी एक रासायनिक रहस्य है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत के जो काली पालिश वाले मिट्टी के बर्तन हैं उनकी जो सुनहरी चमक है उसको दोहराया नहीं जा सकता है और
अब भी यह एक रासायनिक रहस्य है। इन बर्तनों को पता चलता है कि, ठीक है, इन बर्तनों से यह हमें जानकारी मिलती है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों का ताप जो है कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BCE में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। उत्तर भारत के काली पालिश वाले मिट्टी के बर्तनों की जो सुनहरी चमक है, इसको दोहराया नहीं जा सकता और यह अब भी एक रासायनिक रहस्य है। इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से कंट्रोल किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। ठीक, पुराने वैदिक साहित्य में वर्णित अनेक पदार्थ और कथन आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक विज्ञान के जो खोज हुए हैं उनके बारे में पुराने वैदिक साहित्य में अनेक पदार्थ और कथन जो हैं लिखे गए हैं। ठीक है, तो पुराने वैदिक साहित्य में वर्णित अनेकों पदार्थ और कथन जो हैं आधुनिक विज्ञान के खोजों से मेल खाते हैं। तांबे के बर्तन, लोहा, सोना, चांदी के आभूषण और टेराकोटा तस्तरियाँ तथा चित्रकारी किए हुए मिट्टी के स्लेटी बर्तन उत्तर भारत के बहुत से पुरातत्व स्थलों से प्राप्त हुए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत के बहुत सारे पुरातत्व स्थलों से तांबे के बर्तन, लोहा, सोना, चांदी के आभूषण और टेराकोटा तस्तरियाँ तथा चित्रकारी किए हुए मिट्टी के स्लेटी बर्तन प्राप्त हुए हैं। सुश्रुत संहिता में क्षारकों के महत्व को समझाया गया है। ठीक है, सुश्रुत संहिता में क्षारकों का क्या इम्पोर्टेंस है, क्षारकों का क्या महत्व है, इसके बारे में समझाया गया है। चरक संहिता में पुरातन काल के उन भारतीय का उल्लेख है जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा तांबे, टिन और जस्ते के ऑक्साइड, तांबे, जस्ते, लोहे के सल्फेट और शीशे और लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था। ठीक है, तो चरक संहिता में पुरातन काल के उन भारतीयों का उल्लेख है जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और तांबे, टिन और जस्ते के ऑक्साइड, तांबे, जस्ते और लोहे के सल्फेट एवं शीशे तथा लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था। उनके बारे में चरक संहिता में लिखा गया है। रसोपनिषद में बारूद बनाने का विवरण है। ठीक है, रसोपनिषद में बारूद बनाने का विवरण है। ठीक है, तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, साल्ट पीटर अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट, पारा और कपूर के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण है। ठीक है, तो रसोपनिषद में बारूद बनाने का विवरण है। तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, साल्ट पीटर, पारा और कपूर के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण है। ठीक, नागार्जुन जो है एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। नागार्जुन एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। वह एक विख्यात रसायनज्ञ थे, एल्केमिस्ट थे और धातु विज्ञानी थे। ठीक है, नागार्जुन एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। वह एक महान विख्यात रसायनज्ञ, एल्केमिस्ट और धातु वैज्ञानिक थे। उनकी रचना रस रत्नाकर पारे के यौगिकों से संबंधित है। ठीक है, नागार्जुन की रचना जो है रस रत्नाकर, वह पारे के यौगिकों से संबंधित है। उन्होंने धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, टिन और तांबे के निष्कर्षण की भी विवेचना की है। ठीक है, तो नागार्जुन ने धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, टिन और तांबे के निष्कर्षण की भी विवेचना की है। 800 CE के आसपास एक पुस्तक रसारण्वम आई। ठीक है, 800 CE के आसपास एक पुस्तक आई, रसारण्वम आई। इसमें विभिन्न प्रकार की भट्टियाँ, अवनों और क्रूसिबलों के अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग की विवेचना की गई है। ठीक है, तो 1800 CE के आसपास एक पुस्तक रसारण्वम आई
जिसमें विभिन्न प्रकार के फर्नेस के बारे में, भट्टियों के बारे में, ओवनों के बारे में, क्रूसिबल पिसाई करने वाले यंत्र के बारे में और उनके अलग अलग उद्देश्य और उपयोग की विवेचना की गई है। इनमें उन विधियों का विवरण दिया गया है जिनसे ज्वाला के रंग से धातु पहचाना जाता है। ठीक है, तो रसायनों में उन विधियों का विवरण दिया गया है जिनसे ज्वाला के रंग से धातु को पहचाना जाता है। ठीक है, अगला जो है वक्रपाणी। वक्रपाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। वक्रपाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। साबुन की खोज का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। वक्रपाणी को भी साबुन की खोज का श्रेय जाता है। उन्होंने साबुन बनाने के लिए सरसों के तेल और कुछ क्षार का उपयोग किया था। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी सीई में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था। साबुन बनाने के लिए अरंड का तेल, महुआ के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अजंता और एलोरा की दीवारों पर पाई गई चित्रकारी जो अनेक वर्षों बाद भी नई जैसी लगती है, पुरातन भारत में विज्ञान के ज्ञान का शिखर होना सिद्ध करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अजंता और एलोरा की दीवारों पर जो चित्रकारी बनाई गई है, जिनको बने हुए अनेक वर्ष गुजर गए, उसके बाद ही इनको देखने पर नया लगते हैं। यह बताते हैं कि पुरातन भारत में विज्ञान का ज्ञान जो था वह काफ़ी उच्च शिखर पर था। वराहमिहिर की बृहत संहिता जिसे 6वीं शताब्दी सी में लिखा गया था, एक प्रकार का विश्वकोश है। वराहमिहिर की बृहत संहिता जो है एक प्रकार का क्या है, विश्वकोश है। इसमें दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थ को बनाने की जानकारी है। ठीक है, वराहमिहिर की जो बृहत संहिता है जिसे 6वीं शताब्दी में लिखा गया था, एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थ को बनाने की जानकारी है। इसे केवल पौधों, फलों, बीजों और छालों के रस से बनाया जाता था। ठीक है, यह जो लसदार पदार्थ हैं इसे केवल पौधों, फलों, बीजों और छालों के रस से बनाया जाता था। उन्हें उबाल कर गाढ़ा करने के बाद उनमें कई प्रकार के रेजिन मिलाए जाते थे। ऐसे पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करने के पश्चात उनकी उपयोगिता का आकलन करना रोचक होगा। ठीक है, ऐसे पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करने के पश्चात उनकी उपयोगिता का आकलन करना रोचक होगा। ठीक है, अथर्ववेद 1000 BCE जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रंथों में रंजकों का वर्णन, जिसमें हल्दी, मदेर, सूरजमुखी, हरताल, करमिज और लाख शामिल हैं। ठीक है, अथर्ववेद जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रंथों में रंजकों का वर्णन है, जिसमें हल्दी, मदेर, सूरजमुखी, हरताल, करमिज और लाख शामिल हैं। रंगने के गुण वाले कुछ अन्य पदार्थ जो उपयोग में आते थे वह थे कंपलसिका, पतंगा और जटुका। ठीक है, रंगने के लिए कुछ अन्य पदार्थ भी उपयोग में लाए जाते थे, जो थे आपका कंपलसिका, पतंगा और जटुका। वराहमिहिर की बृहत संहिता में इत्र अर्थात सेंट और क्रांति वर्धकों का उल्लेख है। वराहमिहिर के बृहत संहिता में सेंट के बारे में, इत्र के बारे में और कांति वर्धकों का उल्लेख है। केस रंगने का रंग बनाने के लिए पौधा जैसे कि नील और खनिज जैसे लौह चूर्ण, काला लोहा या स्टील तथा चावल के खट्टे दलिये का अम्लीय सत्व उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो बालों को रंगने के लिए, केस को रंगने के लिए, केस रंगने का रंग बनाने के लिए पौधा जैसे कि नील तथा खनिज जैसे लौह चूर्ण, काला लोहा और स्टील तथा चावल के खट्टे दलिये का अम्लीय सत्व का उपयोग किया जाता था। गंध युक्ति में इत्र, मुख सुवासित करने के द्रव, नहाने के पाउडर, सुगंध और टेल्कम पाउडर का उल्लेख है। ठीक है, भारत में इस अवधारणा का आगमन की द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है। ठीक है, भारत में इस अवधारणा
का आगमन की द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है BCE, ठीक है, BCE की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। ठीक है, भारत में जो है यह अवधारणा आया कि द्रव्य क्या है, अविभाज्य कणों से बना है। BCE के अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। ठीक है, यह दार्शनिक चिंतन का एक भाग है कि द्रव्य जो है अविभाज्य कणों से बना हुआ है। 600 BCE में जन्मे आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था, परमाणुविक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। 600 BCE में जन्मे आचार्य कणाद जो थे, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था, उन्होंने परमाणुविक सिद्धांत का प्रस्तावक थे। उन्होंने अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन कणों को उन्होंने परमाणु नाम दिया। उन्होंने वैशेषिका सूत्र पुस्तक लिखी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भारत में इस अवधारणा का आगमन कि द्रव्य जो है अविभाज्य कणों से बना है BCE की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। 600 BCE में जन्मे आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था, परमाणुविक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। उनके अनुसार अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन कणों को उन्होंने परमाणु नाम दिया, एटम नाम दिया। उन्होंने वैशेषिका सूत्र पुस्तक लिखी। उनके अनुसार सभी पदार्थ छोटे इकाइयों का समूह है जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं। ठीक है, आचार्य कणाद ने वैशेषिका सूत्र पुस्तक लिखी। उनके अनुसार सभी पदार्थ जो हैं वह छोटी इकाइयों का समूह है जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। यह अनादि अनंत अविभाज्य गोलाकार अति गुणग्राही तथा मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। ठीक है, तो परमाणु की क्या क्या गुण उन्होंने बताया कि परमाणु जो है अनादि अनंत अविभाज्य गोलाकार अति गुणग्राही और मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अकेली इकाई का बोध मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अकेली इकाई का बोध जो है मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं होता है। कणाद ने यह भी बताया कि परमाणु जो हैं अनेक प्रकार के होते हैं और पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भिन्नता होती है। ठीक है, तो कणाद ने यह बताया कि परमाणु जो हैं अनेक प्रकार के होते हैं और पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भी भिन्नता होती है। उन्होंने कहा कि अन्य संयोजनों के अतिरिक्त उन्होंने बताया कि अन्य संयोजनों के अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अन्य संयोजन होता है उसी तरह से 2 या 3 परमाणु भी आपस में मिल सकते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत की अवधारणा जॉन डाल्टन से लगभग 2500 वर्ष पूर्व दे दी थी। ठीक है, तो परमाणु के बारे में जो भी जानकारियाँ ठीक है कणाद के द्वारा दिया गया था वह जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए सिद्धांत के 2500 वर्ष पहले दिया गया था। उन्होंने इस सिद्धांत की अवधारणा जॉन डाल्टन 1766 से 1844 से लगभग 2500 वर्ष पूर्व दे दी थी। चरक संहिता भारत की सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। चरक संहिता जो है वह भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें रोगों के उपचार का विवरण दिया गया है। कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना की विवेचना चरक संहिता में स्पष्ट रूप से की गई है। ठीक है, तो चरक संहिता जो है वह भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें रोगों के उपचार का विवरण दिया गया है। कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना की विवेचना जो है चरक संहिता में स्पष्ट रूप से की गई है। कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। चरक संहिता में धातुओं की भस्मों का उपयोग रोगों के उपचार में किए जाने का वर्णन है। चरक संहिता में धातुओं के भस्मों का उपयोग जो है रोगों के उपचार में किए जाने का वर्णन है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि भस्मों में धातुओं के नैनो कण होते हैं।
ठीक है। अब यह प्रूव हो चुका है कि जो भस्म होते हैं उसमें धातुओं के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो कण होते हैं। एल्कमी के क्षीण हो जाने के पश्चात, एल्कमी के कमज़ोर हो जाने के पश्चात, क्षीण हो जाने के पश्चात औसत रसायन स्थिर अवस्था में पहुंच गया। एल्कमी के क्षीण हो जाने के पश्चात औसत रसायन जो है वह स्थिर अवस्था में पहुंच गया, परंतु 20वीं शताब्दी में पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के आने और उनका प्रचलन होने से यह भी क्षीण हो गया, ठीक है। तो एल्कमी के क्षीण हो जाने के पश्चात औसत रसायन स्थिर अवस्था में पहुंच गया और 20वीं शताब्दी में पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के आने और उनका प्रचलन होने से यह भी क्षीण हो गया। इस प्रगति रोधक काल में भी आयुर्वेद पर आधारित औषध उद्योग का अस्तित्व बना रहा, ठीक है। इस प्रगति रोधक काल में भी आयुर्वेद पर आधारित औषध उद्योग का अस्तित्व बना रहा, परंतु यह भी धीरे धीरे क्षीण होता गया, धीरे धीरे कमजोर होता गया। नई तकनीक सीखने और अपनाने में भारतीयों को 100 से 150 वर्ष का समय लगा। नई तकनीक को सीखने और अपनाने में भारतीयों को 100 से 150 वर्ष का समय लगा। इस समय बाहरी उत्पाद देश में प्रवेश कर गए, परिणाम स्वरूप देशज पारंपरिक तकनीक धीरे धीरे कम होती गई। भारतीय पटल पर आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा, ठीक है। भारतीय पटल पर आधुनिक विज्ञान जो है वह 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे और आधुनिक रसायन का विकास होने लगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक जो थे वो भारत में आने लगे और आधुनिक रसायन का विकास होने लगा। अभी तक जो भी वर्णन किया गया, उपरोक्त वर्णन से आपने जाना कि रसायन जो है द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म और परस्पर क्रिया से संबंधित है। रसायन जो है वह द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म और परस्पर क्रिया से संबंधित है। पदार्थ के मौलिक अवयवों, परमाणुओं और अणुओं के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है। पदार्थ को जो है मौलिक अवयवों अर्थात परमाणुओं और अणुओं के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। यही कारण है कि रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान जो है परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। क्या हम इन कणों अर्थात परमाणु और अणु को देख सकते हैं, उनका भार माप सकते हैं और उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं? क्या किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में परमाणुओं और अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? और क्या हम इन कणों की संख्या या उनके द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध प्राप्त कर सकते हैं? इस एकक में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी वर्णन करेंगे कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों को उपयुक्त इकाइयों की सहायता से मात्रात्मक रूप से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो इस अध्याय में जो है आप यह जानेंगे कि परमाणु और अणु को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता, उनका भार मापा जा सकता है कि नहीं, उनकी उपस्थिति का अनुभव हो सकता है कि नहीं, किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में परमाणु अणु की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, द्रव्यमान की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो इस चैप्टर में आपको मिलेगा। और किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के उपयुक्त इकाइयों की सहायता से मात्रात्मक रूप से किस प्रकार दर्शाया जाता है, इसका भी जो है जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो यह था आपका एकक 1 रसायन विज्ञान और कुछ मूल अवधारणाओं के परिचय के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान का क्या महत्व है इसके बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।